आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं कि आईआईटी एडवांस या आईआईटी मेंस या नीट की बात करें तो उसमें मैक्सिमम स्कोर के लिए आपको पढ़ाई का तरीका क्या होना चाहिए, कैसे पढ़ाई करनी चाहिए। क्योंकि ये बात आप भी जानते हैं कि कुछ बच्चे जो कि 5 से 6 घंटे की डेली पढ़ाई करके और आईआईटी जैसे टफ एग्ज़ाम में भी विदिन 50 विदिन 100 रैंक आ जाते हैं, जबकि लॉट ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं कि जो शायद उनसे ज़्यादा कहीं स्ट्रगल कर रहे होते हैं और वो उस रैंक तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो आखिर फ़र्क क्या है उन टॉप रैंकर्स में और अदर स्टूडेंट्स में जो शायद उनसे ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली उसके लिए हमें समझना होगा कि इफ़ेक्टिव पढ़ाई का बेहतर तरीका क्या है, राइट वे क्या है, रॉन्ग वे क्या है, या कौन सी स्ट्रेटजी राइट है, कौन सी स्ट्रेटजी रॉन्ग है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम स्ट्रगल कहीं और कर रहे हैं और आईआईटी या नीट के टेस्ट करने का तरीका अलग हो। तो एक्चुअली हमें ये समझना होगा कि वो टेस्ट में हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, किन चीज़ों का टेस्ट करना चाहते हैं, ताकि हम उसी राइट डायरेक्शन में हम स्ट्रगल करें या उसी डायरेक्शन में हम मेहनत करें। तो एक्चुअली आप आईआईटी एडवांस को अगर उसके क्वेश्चंस की एनालिसिस करें तो हमेशा वो फार्मूले के एप्लीकेशंस से पे सीमित नहीं रहता है, बल्कि उस फार्मूले की इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग को आपको टेस्ट करना चाहता है कि आप उसके अबाउट इन डेप्थ कितनी चीज़ें जानें। तो हम समझते हैं कि हम इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग का मीनिंग क्या है। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल, ये एक फार्मूला के लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाई एक्स इक्वल टू 1, ये मेरे ख्याल से आईआईटी में अपीयर होने वाला हर बच्चा जानता है। लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट्स बस इतनी ही बात जानते हैं कि x टेंड्स टू 0 पे ये फार्मूला अगर लगाएं तो 1 आंसर दे देगा, जबकि इसके इनसाइड में कितनी इंफॉर्मेशंस है आप भी एक बार गौर करिए कि क्या उस तरीके से ही आपने पढ़ा है चीज़ों को। लाइक अगर ये 1 है तो सबसे पहले बात तो ये आती है कि ये 1 कैसे आया। ऑब्वियसली इसके लिए ये जानना पड़ेगा कि साइन का बिहेवियर देन एक्स का बिहेवियर। अगर आप एनालिसिस करेंगे कि अराउंड 0 चूँकि दोनों की वैल्यूज़ लगभग इक्वल है, तो ऑब्वियसली जब वैल्यूज़ इक्वल है तो रेशियो लगभग 1 आएगा। तो सिर्फ 1 जानने तक ही बात सीमित नहीं है, बल्कि ये 1 कैसे आया ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है जानना। और जब आप ये जानते हैं कि भाई कि इस वजह से ये लगभग 1 आ रहा है, तो ऑब्वियसली वहीं पे फिर 2 सवाल और खड़े हो जाते हैं कि अगर लगभग 1 है तो या तो 1 से ज़्यादा है या 1 से कम है, ये भी तो जानना चाहिए। तो अगर हम एनालिसिस करें तो अराउंड 0 x की वैल्यू साइन x से ज़्यादा है, और जब ये साइन x से ज़्यादा है तो ऑब्वियसली रेशियो 1 से तो कम होगा। तो एक दूसरी बात भी इसमें निकल के आई कि जो 1 वहाँ पे लिखा हुआ था दैट वाज नॉट एग्जैक्टली 1, बल्कि 1 से ये कम था। और जब ये फॉर्मूला अगर आपके सामने आया तो क्या ये बात आपने सोचा कि इस फॉर्मूले से पहले यानी कि अप टू 10th क्लास तक तो हमेशा हम ये पढ़े थे कि अगर कोई नंबर अप्रॉक्स 0 है दैट इज डिवाइडेड बाय एनी नंबर, कि 0 को किसी भी नंबर से अगर हम डिवाइड करें तो 0 आंसर देता है। जबकि यहाँ कहानी तो कुछ अलग है कि ऊपर हमें दिख रहा है कि अप्रॉक्स 0 है, लेकिन फिर भी आंसर 0 नहीं है। यानी कि एक बात यहाँ और समझ में आती है कि अप्रॉक्स 0 को अगर किसी नंबर से डिवाइड करें तो ऑलवेज 0 नहीं देगा, बल्कि वो नॉन ज़ीरो आंसर भी दे सकता है। कब? कि जब यहाँ पे भी अप्रॉक्स 0 रहे। तो ये एक नई चीज़ है, यहाँ पे हमें फॉर्मूला बता रहा है कि अप्रॉक्स 0 को हर नंबर से डिवाइड करने पे 0 नहीं आता है, कि नॉन ज़ीरो भी आंसर देता है, लेकिन उसके लिए शर्त क्या है कि जब डिनोमिनेटर भी नॉन ज़ीरो अप्रॉक्स 0 हो। इसी तरह से इस फॉर्मूले में एक बात भी ये भी थी कि बिफोर 11th या 12th क्लास यानी कि अप टू 10th तक तो हमने पढ़ा था कि कोई नंबर और डिवाइडेड बाई अगर अप्रॉक्स 0 है तो उसकी वैल्यू प्लस या माइनस इन्फिनिटी आती है, जबकि यहाँ फॉर्मूले में दिख रहा है कि यह अप्रॉक्स 0 है और इन्फिनिटी आंसर तो नहीं है, आंसर फाइनाइट है। यानी कि एक बात और सीखने को मिलती है कि अगर नीचे अप्रॉक्स 0 है तो इनफैक्ट फाइनाइट आंसर भी आ सकता है।
कब, कैसे? तो यहाँ पे दिख रहा है कि 0 होते हुए भी फाइनाइट इसलिए आया क्योंकि ऊपर भी अप्रॉक्स 0 बन रहा था। तो इसका मतलब कि तब भी फाइनाइट आंसर आएगा कब, कि जब उसके लिए शर्त है कि ऊपर की क्वांटिटी भी अप्रॉक्स 0 हो। तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन उसके इनसाइड में हिडन थी। क्या आपने भी इस फॉर्मूले को इसी तरीके से पढ़ा था? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स सिंपली ये करते हैं कि पता चला कि ये फॉर्मूला पढ़ा और फौरन उतर आते हैं कि उस फॉर्मूले से सॉल्व होने वाले क्वेश्चंस कितने हैं, कैसे किया जाए। अब वो इस तरीके से पता चला कि लॉट ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। और ये बातें, अब सोचिए कि आपने इनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस किया और जब आपसे इस पे सवाल पूछा जाए और जिसको आपने इग्नोर कर दिया था, तो ऑब्वियसली आप उसको कैसे आंसर कर पाएंगे। और आप आईआईटी के हमेशा पूछे जाने वाले क्वेश्चन पे गौर करिए कि जैसे अभी ये आपका एग्जाम्पल है, रिसेंट के ही पूछे हुए सवाल हैं आईआईटी एडवांस के। ये पूछा है कि x टेंड्स टू 0 पे अगर इसकी वैल्यू 1 है तो 6 अल्फा प्लस बीटा बताइए। यानी कि आपसे लिमिट नहीं पूछ रहा है। यहाँ पे ये भी यही दिखा रहा है कि नीचे टेंड्स टू 0 होते हुए भी फाइनाइट आंसर आया है और ऊपर टेंड्स टू 0 होते हुए भी नॉन जीरो आया है। तो ये कब पॉसिबल है और किस अल्फा बीटा पे पॉसिबल है, ताकि आप 6 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बताएं। और यही नहीं, ये सीक्वेंस में आए हुए अभी रिसेंट के सारे सवाल आप देखिए कि रिसेंट के ही हैं। कि जैसे इस सवाल में भी यही कह रहा है कि x टेंड्स टू 0 पे अगर इसकी वैल्यू फाइनाइट है एंड नॉन जीरो है। क्या मतलब कि डिनोमिनेटर टेंड्स टू 0 होने के बावजूद भी आंसर फाइनाइट है और न्यूमरेटर में टेंड्स टू 0 होने के बावजूद भी नॉन जीरो आंसर है। तो अब n की वैल्यू बताइए। या फिर इस सवाल को उठा लीजिए, लिमिट l दे रखा है, कह रहा है कि l फाइनाइट है, यानी कि नीचे टेंड्स टू 0 दिख रहा है लेकिन कह रहा है कि इसकी वैल्यू फाइनाइट है। तो अब आप इस a को बताइए और देन लिमिट बताइए। तो अब आप देखिए कि क्या आप इस तरीके से चीज़ों को समझ के देन आगे मूव करते हैं या फिर फॉर्मूला पढ़ा और उस टाइप के आने वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस पे लग जाते हैं। तो ये अगर आप इधर पता चला कि इस पे क्वेश्चंस किए जा रहे हैं, तो पता है कि ये वर्क ऐसे ही है कि जैसे अगर किसी को ये कहा जाए कि ये एक ट्रॉली जो कि भारी बोझ से लदी हुई है और आप इसको 100 किलोमीटर तक आप इसको ड्रैग करके ले जाओ तो तुम कामयाब हो जाओगे। अब पता चला कि स्टूडेंट में वो डिटर्मिनेशन थी और मंजिल तक पहुंचने का जज्बा था। उसने बिना सोचे समझे पता चला कि उसको ड्रैग करना शुरू कर दिया, ये जाने बिना कि उसमें पहिया नहीं था, व्हील नहीं था। अब जाहिर है कि ऐसे ही अगर उसको ड्रैग करना शुरू करेंगे तो बार बार फिसलेंगे, गिरेंगे भी, हाथ पैर भी टूटेंगे और शायद ही ये पॉसिबल है कि आप मंजिल तक पहुंच पाए। उसका राइट वे क्या था कि जब आपको पता था कि ये लोड इतना ज़्यादा है और इतना लंबा सफ़र है, तो उसको स्टार्ट करने से पहले, ड्रैग करने से पहले आपको ये एश्योर्ड हो जाना चाहिए था कि क्या उसमें व्हील्स एंड वेल ग्रीस्ड हैं कि नहीं। अगर नहीं है तो पहला काम था कि उसमें व्हील्स की प्रिपरेशन करना, वेल ग्रीस्ड करना, देन आप शायद उसको खींचे। तो ये एक राइट वे है और पूरे चांसेस है कि आप जो है कि सही टाइम पे उस मंजिल तक पहुंच सकते हैं। तो ओवरऑल अब हमें ये समझना है कि हमें आगे पढ़ाई कैसे करनी चाहिए कि ताकि हम भी मैक्सिमम स्कोर कर सकें। तो देखिए, जिस वक्त आपके टीचर जो भी हैं वो तो ऑब्वियस है कि वो सिर्फ फॉर्मूले नहीं बताते हैं, वो ये सारे इंफॉर्मेशन आपको देते हैं। तो अब इस पे जब आप अपने सेल्फ स्टडी के लिए जाएं, तो इसलिए पहली प्रायोरिटी पे आपके पास अब दो चैलेंजेस आ गया कि एक तो इस फॉर्मूले को फॉरएवर के लिए रिकॉल रखना, याद रखना, और दूसरा कि इसको हम प्रॉब्लम्स में अप्लाई करने की कैपेबिलिटी कैसे लें। कि टीचर ने आपको ये सारे इंफॉर्मेशन दे दिया, तो अब आपका काम रह गया दो, कि इन फॉर्मूले को हमेशा के लिए याद रखना और प्लस इनको न्यूमेरिकल्स में हम इफेक्टिवली कैसे अप्लाई करें। तो इन दोनों पे अब हम डिस्कस कर रहे हैं
कि जो पहला टास्क है फॉर्मूले को याद रखने का, तो उसका बेहतर तरीका ये है कि जब आपके टीचर पढ़ा दें, आप अपने घर जाएं, तो उनके नोट्स को साइड में रखिए बंद करके। आप एक रफ पेपर उठाइए और उसमें आप खुद से रिकॉल करिए कि आज आपको पढ़ाया क्या गया था। तो दैट वाज लिमिट के स्टैंडर्ड फॉर्मूले पढ़ाए गए थे, ये आपने हेडिंग डाला। और खुद से ही रिकॉल करिए कि पहली बात आपको क्या बताई गई थी। लाइक कि ये बताया गया था कि x टेंड्स टू 0 sin x by x 1। तो अब फॉर्मूला लिखिए, थोड़ी देर के लिए पॉज करिए और उसके अबाउट कितनी बातें वर्बली बताई गई थी, जैसे कि उधर का एनालिसिस बता रहा था, वो सारी चीज़ों को, छोटे छोटे पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिए। जब ये सारी चीज़ें नोट कर लिया, देन अब रिकॉल करिए कि सेकंड उन्होंने क्या बताया था, कि जैसे मैं भी सेकंड फार्मूला ये बताया हूँ, तो अगेन इसके अबाउट और सारी बातें क्या क्या बताई गई थी, कि लाइक वहाँ पे भी बताया गया होगा कि ये 1 एग्जैक्ट नहीं है, 1 से स्लाइटली मोर होता है, या वगैरह वगैरह, इस तरह के जितने इंफॉर्मेशंस है वो सारे फिर से आपने नोट किया। नेक्स्ट फिर मूव किए, यानी कि आपको कॉपी नहीं देखना, ये बस एक एक चीज़ें खुद रिकॉल कर करके और उसको लिखते चले जाइए। नो डाउट आप कॉपी देखते, हो सकता है कि ये काम 2 मिनट में आप कर लेते कि यार ये तो फॉर्मूला पढ़ाया गया था, हम तो सब पढ़े थे, और ऐसे करने में आपको हो सकता है कि 2 मिनट के बजाय 15 मिनट लगे। लेकिन जब आप लिख लेंगे तो अब इस फॉर्मूले की टोटल क्लियरिटी आ गई आपके पास और हमेशा के लिए वो याद हो गया। देन अब सेकेंड स्टेप आता है कि आपको न्यूमेरिकल्स करने का। तो न्यूमेरिकल्स ऑब्वियसली इस टॉपिक से रिलेवेंट होना चाहिए, और स्टार्ट हम छोटे क्वेश्चन से ही करते हैं कि जो इजी क्वेश्चन है। और जब आप क्वेश्चन उठाएं, चूंकि फॉर्मूले सारे क्रिस्टल क्लियर हैं, तो अब उन फॉर्मूले को देखते हुए कि उसमें आपने क्या सीखा था और प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाए, आप खुद से उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, जितनी कोशिश हो सके। मे बी थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप खुद से ही सॉल्व करिए। अगर आपके अटेम्प्ट सारे फेल हो जाते हैं तो नो डाउट आप उस प्रॉब्लम को थोड़ी देर के लिए स्किप करिए, आप सेकंड प्रॉब्लम पर मूव करिए। सेकंड आपने ट्राई किया, इसी तरह से थर्ड क्वेश्चन ट्राई किया, फोर्थ ट्राई किया, इस तरह से कुछ क्वेश्चंस किए। फर्स्ट ये आपसे नहीं हो पाया था, ऑब्वियसली जब तक इधर कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें उसमें और क्लियर होने लगेंगी। वापस फिर इसी पे आ जाइए और देन देखिए कि उसमें कौन सा ऐसा कंसेप्ट था कि जहाँ पे आप लैग कर रहे थे, जिसकी वजह से वो नहीं हो पाया। मे बी इतनी चीज़ें सीख चुके हों तो आपसे ये अब हो जाएगा। अदरवाइज यहाँ पे एक स्टूडेंट जो कॉमन गलती करते हैं वो यही कि पहले क्वेश्चन जैसे ही उन्होंने देखा, नहीं अटेम्प्ट किया, नहीं हुआ, तब उनके पास आसान रास्ता होता है कि जाते हैं वो अब उसके सॉल्यूशंस पे चले जाते हैं, और वहाँ पे देखा कि अच्छा ऐसे ऐसे हुआ है और ला करके यहाँ पे कॉपी कर दिया। ये एक मोस्ट डेंजरस थिंग है, सॉल्यूशन देखना, उसको कॉपी करना। आपने पता है यहाँ पे क्या किया कि जितना भी टाइम लगाया था वो टाइम तो खराब किया ही किया। इस क्वेश्चन में एक कोई ऐसी चीज़ें थी कि जहाँ पे अभी क्रिस्टल क्लियर नहीं थे। अब हो सकता है कि वो अगर खुद से किए रहते तो वो चीज़ें जो कि मिसिंग था, जिसके बारे में आप नहीं जानते थे, वो अब आप रिकॉल कर सकते थे और उसके अबाउट आप में एबिलिटी डेवलप हो सकती थी। आपने इस क्वेश्चन को भी खराब कर दिया कि जो आपको कुछ लर्निंग देने वाला था। तो इसलिए हमेशा सेल्फ स्टडी में आप एक बात ये नोट करके रखिए कि अवॉइड कॉपी सॉल्यूशन। ये पता है ये कब बच्चे करना शुरू करते हैं कि जब वो पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले ही टारगेट लेकर के बैठ जाते हैं कि आज हमें जो है कि ये एक्सरसाइज 50 क्वेश्चन का है वो पूरा करना है एनी हाउ। तो पता चला कि वो कॉपी सॉल्यूशन की कॉपी करने लगता है। तो ये आपको सॉल्यूशन कभी भी कॉपी नहीं करना है, इस खातिर कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर सकें, क्योंकि कहीं भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर ये टॉपिक आपको 5 से 10 प्रॉब्लम पे खुद से सॉल्व करने से अगर क्लियर हो जाता है तो कहीं ज़रूरी नहीं है कि आप उस पर 100 क्वेश्चन करें, 50 क्वेश्चन करें। यही फ़र्क पड़ जाता है कि पता चला कि आप लगे रहते हैं कि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करने में, और जबकि वो अगर खुद से 8-10 क्वेश्चन ही किए रहते तो उससे ज़्यादा बेहतर क्लियरिटी आ जाती। तो एक बात तो ये कि सॉल्यूशन को कभी भी कॉपी ना करें। अगर एंड तक नहीं हो पा रहा है तो आप अपने टीचर से पूछिए। टीचर जब बताएगा तो उसके सराउंडिंग में सारी चीज़ें बताएगा कि आप कहाँ गलती कर रहे थे, क्या हुआ था, और तब जा करके आपको बेहतर उससे जो है सबक मिलेगा।
दूसरी एक और बात कि अक्सर क्या होता है कि बच्चों के पास जैसे कुछ क्वेश्चंस आए और उन्होंने अपने तरीके से सॉल्व किया और पता चला कि उससे आंसर कुछ और आ रहा है, और जब आंसर पे जा रहे हैं तो देख रहे हैं कि वहाँ पे आंसर कुछ और दिया हुआ है। फॉर जैसे किसी बच्चे को ये सवाल दिया गया, अब उसने सीधे से देखा कि x टेंड्स टू 0 पे ये तो e बनता है और प्लस ई इंटू एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स दिया हुआ है। अब e और माइनस ई ये कट गया और x कट के फाइनली e आंसर आया। अब पता चला कि वो कॉपी में गए तो वहाँ पे देख रहे हैं कि वहाँ पे तो e नहीं बल्कि e/2 लिखा हुआ है आंसर में गए तो। अब वो सोचते हैं कि यहाँ पे गलती क्या हुई है अपना, कि कहीं हमने एरर तो नहीं किया। जाहिर सी बात है, कोई अगर कैलकुलेशन एरर नहीं है तो उन्हें समझ में नहीं आएगा, वो तो ई पे ही अटके रहेंगे। नेक्स्ट तरीका उनके पास क्या बचता है कि वो अब सोचते हैं कि भाई देखें कि उनका आखिर ई कैसे आया है, e/2 कैसे आया। अब वहाँ पे गए सॉल्यूशन पे तो देख रहे हैं कि भाई वहाँ पे सॉल्यूशन में तो कुछ अलग कहानी पढ़ी गई है कि इसको लॉगरिथम में बदला गया है, एक्सपोनेंशियल में पहले बदला गया, देन उसके बाद एक्सपेंशन किया गया है, ई कॉमन ले लिया गया है, कॉमन लेने के बाद यहाँ से एल हॉस्पिटल रूल लगा दिया गया और जिसके वजह से -e/2 प्लस ई यानी कि फाइनली e/2 आंसर आ गया। अब वहाँ से वो क्या सोचते हैं कि अच्छा ये भी एक सॉल्यूशन का तरीका है, तो आगे जब इस टाइप का सवाल आएगा तो अब हम इसमें ऐसे करेंगे। मीन्स बिना ये जाने तो उन्होंने क्या गलती किया और अब सोच लिया कि इस तरीके से सवाल आने पर अब मैं ये वाला मेथड ऑप्ट करूँगा। पता है यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि अपने आप को उस जगह पे खड़ा कर दिया, एक ऐसे मोड़ पे कि जहाँ से हमेशा दो रास्ते निकलते हैं, और एक तो वो कि जो वो पहले से जानते थे और दूसरा वो जो इसमें दिया हुआ है। मीन्स हम अपने आप को हमेशा कंफ्यूज रहने के लिए एक उन्होंने रास्ता खोल दिया। बल्कि इसका बेहतर तरीका ये था कि वो इन्हें ये समझना था कि यहाँ पे क्या हमें गलती थी या कौन सा ऐसा मिसकंसेप्शन था कि जिसकी वजह से हमारा आंसर जो है तो वो डिफरेंट आ रहा था। तो उसको समझने के बजाय और ये यहाँ पे आ गए और इस पे एग्री हो गए, तो ये एक सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। मीन्स आगे हमेशा वो आपको एक कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा। तो इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करिए कि जहाँ भी आपने किया अगर वो रॉन्ग है तो उसके वजह पे जाइए, कॉज पे जाइए, तो उसमें प्रॉब्लम क्या थी। तो ये बेहतर तरीका है कि आप उस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करिए, ना कि जो है कि दूसरा कोई सॉल्यूशन ऑप्ट किया तो आपने उसको ऑप्ट कर लिया, फिर इस तरह से कहीं तीसरी चीज आई तो वहां से आपने तीसरे रास्ते ऑप्ट कर लिया। तो इन दो चीजों का ध्यान रखिए कि कभी भी ये मत सोचिए कि हमें कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने हैं और पता चला कि उस चक्कर में आप सॉल्यूशंस पे बार बार आप मूव कर रहे हैं, तो सॉल्यूशन को भी हमेशा अवॉइड करिए। और तीसरी बात कि अगर कहीं पे गलत आ रहा है तो फिर उसमें आप ये ढूंढिए कि आप में कौन सी ऐसी मिसकंसेप्शन थी कि जो उसको गलत क्रिएट कर रहा है, आप उसके कॉज पे पहुंचिए। तो मेरे ख्याल से ये बातें क्लियर हो गई कि हमें दो चीजें बताया कि एक तो टीचर के पढ़ाए हुए नोट्स को पहली प्रायोरिटी पे उसके अंदर जितनी भी बातें बताई गई कि आप पहले उसको वेटेज दीजिए और उसको पहले समझिए, और देन उसको हमेशा के लिए कैसे रिकॉल करें और फिर प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस कैसे करें। तो उम्मीद करता हूं कि अगर ये स्ट्रेटजी इस तरीके से आप जब पढ़ाई करेंगे तो फिर आप भी जो है कि एक मैक्सिमम स्कोर और अच्छे रैंक तक जो है कि पहुंच सकते हैं।